मैं बात कर रहा था किसकी दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट द शक्ति बिल। मैं शक्ति बिल की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखो आजकल अगर हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। वुमेन्स के खिलाफ जो क्राइम है, ठीक है, सेक्सुअल क्राइम हो वुमेन्स के खिलाफ या चाइल्ड के खिलाफ, वो बहुत बढ़ रहे हैं। और इनको रोकने के लिए, इनके ऊपर इनको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरीके से ठान ली है। महाराष्ट्र सरकार ने सोचा है कि भैया अभी अब बात बनेगी नहीं, अब इनको क्या करते हैं, इन क्राइम्स को बंद करना पड़ेगा, इनके ऊपर एक लगाम लगानी पड़ेगी। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से तैयार हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बिल लेके आई थी थोड़े दिन पहले, शक्ति बिल। इस शक्ति बिल के अंदर में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन रखे गए थे कि अगर कोई भी व्यक्ति रेप करता है तो उसको हीनियस क्राइम माना जाएगा और उसके लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। ऑल्दो आपको पता है दोस्तों, डेथ पेनल्टी जो है वो संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब आप जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार भी आपका नहीं है, सो इट्स टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये बोला गया था। बट आज भी सब भारत के अंदर में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं जहां पर हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी पड़ती है। अगर मान लो कोई खतरनाक क्राइम है, उसको रोकने के लिए कि वो बार बार ना हो, इसलिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के तौर पे हम क्या देते हैं दोस्तों, आज भी डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी जो है, हम उसको कैपिटल पनिशमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट रेप केस के अंदर में डेथ सेंटेंस ये अभी नहीं है, ठीक है। रेप केस के अंदर डेथ सेंटेंस नहीं है। अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, निर्भया वाला जैसा केस होता है जो बहुत ही हीनियस और शर्मनाक क्राइम होता है, उसमें तो ऑब्वियस बात है डेथ पेनल्टी बनती है। बट यहां पे मानना है, शक्ति जो बिल है इसका मानना था, महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि हर रेप केस के अंदर में क्या होनी चाहिए, हर रेप केस के अंदर में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। तभी महिलाओं के खिलाफ और जो बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस है, हिंसा जो है आज के समाज में बढ़ रही है, वो कम होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों आजकल महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, तो उनके द्वारा उनको बहुत ब्लैकमेल किया जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर में भी यहां पर एक प्रावधान इस बिल के अंदर में रखा गया है। इस बिल के ऊपर एक कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट जो बिल बना था उस पर कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दी है। बिल पहले रखा जा चुका था, फिर कमेटी बनी, कमेटी ने कुछ सिफारिश और दी है। उन 3 बड़ी सिफारिशों की मैं बात करूंगा, 4 सिफारिश हैं उनकी मैं बात करूंगा। ऑल इन ऑल पर्पस क्या है दोस्तों कि किस प्रकार से महिलाओं को शक्ति मिले, ठीक है, और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनको क्या किया जा सके, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोका जा सके। और इस सोल पर्पस से, इस उद्देश्य से दोस्तों इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अच्छा बच्चों, एक बात मैं बता देता हूं, कई सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर जी आपका ये जो करंट अफेयर है इसको करने में ना हमें जो है रिलेटेड सर्च को करने में हमें 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। जो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। मैं फिर बोल देता हूं, इतना टाइम देना, हाँ मैं मानता हूं करंट अफेयर में वीडियो देखने के साथ जब आप करते हो क्वेश्चन करने में सारा मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, अभी वो वाजिब है। बट अगर आप लगा रहे हो 10 घंटे इसी के अंदर में तो आप बेकार काम कर रहे हो, इसका मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो। फिर उसका ब्लेम आप ये मत डालो कि हम रिलेटेड सर्च भी कर रहे हैं, सारा जितना भी करो, जो भी करो, पूरा काम करोगे ना तो भी 4 घंटे मैक्सिमम है, और वो भी न्यू कमर्स के लिए। और अगर आप कम इससे ज्यादा ले रहे हो दोस्तों तो यू हैव, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट दैट, ठीक है, उसको आप करेक्ट करो। तो शक्ति बिल के बारे में बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महिलाओं को शक्ति देने का एक बिल है दोस्तों। सो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, महिलाओं से संबंधित मुद्दा, और ऐसे ही वल्नरेबल सेक्शन जैसे चाइल्ड हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके संबंधित ये मुद्दा है। तो बेसिकली इट्स कम्स अंडर द जीएस पेपर 1, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएस पेपर 1 में हम महिलाओं से संबंधित इशू, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द वीकर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, ये क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, दोस्तों किसके ऊपर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020 है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो किसी भी क्राइम के लिए सजा देना ये किस में आता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। ये किस में आता है दोस्तों, क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ जो है बेसिकली कहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं, क्रिमिनल लॉ जो होते हैं ये आते हैं आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर। आपको पता है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं। पहली है स्टेट लिस्ट जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, दूसरी है यूनियन लिस्ट जिसमें केवल यूनियंस गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों केंद्र सरकार एज वेल एज राज्य सरकार कानून बना सकती है। जो क्रिमिनल लॉ है दे कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, वो समवर्ती सूची में आते हैं। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि कोई भी जो है सरकार चाहे तो इन कानूनों को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग। तो महाराष्ट्र को लग रहा है कि भैया महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ उनको रोकने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी जो है, और पोस्को एक्ट जो है, उसमें सुधार के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। कहने का मतलब कोई भी राज्य सरकार चाहे तो क्रिमिनल लॉ को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है अपने राज्य के लिए।
आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, पोस्को जो बच्चे होते हैं उनको सेक्सुअल जो है क्राइम से बचाने के लिए, ऑफेंसेस से बचाने के लिए हमारे पास पोस्को एक्ट आया 2012 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर में भी आप रेप की जो है वो सजा है, ठीक है। उसके अलावा सीआरपीसी के अंदर में भी रेप की सजा है। बट महाराष्ट्र सरकार को लगा कि ये सजा जो है महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम को, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने में सक्षम नहीं है। उनको लगा कि हमें कुछ और करने की आवश्यकता है, उसीलिए उन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए हैं और उसी को हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020। जैसा मैंने बताया, क्रिमिनल लॉ जो होते हैं दे कम्स अंडर दी, फौजदारी जो नियम कानून होते हैं दे कम्स अंडर दी कंकरेंट लिस्ट और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दे कैन चेंज देम। कोई भी राज्य सरकार जो है उनको क्या कर सकती है, बदल सकती है। जैसे इस बार किसने किया है दोस्तों, मैंने आपको बताया इस बार महाराष्ट्र सरकार ने किया। बहुत बढ़िया। तो अब ये कमेटी बनी थी, जॉइंट कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अंदर जो सबमिट की है, इस रिपोर्ट का और इस बिल का, ये मैं कह रहा हूं कि सर ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास कानून है ना, आईपीसी है, सीआरपीसी है, पोस्को एक्ट है, तो हमें इसकी क्या जरूरत थी। तो महाराष्ट्र को लग रहा था कि भाई, महाराष्ट्र सरकार को लग रहा था कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं स्पेसिफिकली सेक्सुअल वायलेंस के महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत है, इसीलिए सरकार ने कानून बनाया है, संशोधन किया है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर में सरकार ने क्या किया है दोस्तों, ये संशोधन किया, ये प्रावधान रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कमेटी की मुख्य सिफारिशें क्या रही हैं। ज्वाइंट कमेटी बनी थी, इस ज्वाइंट कमेटी ने मुख्य सिफारिश क्या दी, पहली दी, इट रिकमेंडेड कैपिटल पनिशमेंट इन द रेप केसेस। हर रेप केस के अंदर सजा क्या होनी चाहिए भाई, सजा क्या होनी चाहिए, मृत्युदंड, ठीक है, फांसी पे लटका दो हर रेप केस के लिए। दूसरा 30 डेज, भाई आपको रेप, महिला के खिलाफ वायलेंस हुआ है, रेप हुआ है, कुछ भी ऐसी घटना हुई है, उस दिन से जब से केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर हुई है, 30 दिन का टाइम है, आपको सारी इन्वेस्टिगेशन 30 दिन के अंदर क्या करनी, कंप्लीट करनी है। तो मैक्सिमम 30 दिन की यहां पर टाइमलाइन सेट कर दी है फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट, है ना। दूसरा, सोशल मीडिया वालों पे भी जो है जिम्मेदारी डाल दी है। सोशल मीडिया, कई बार क्या होता है, जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम के थ्रू के आप किसी को हरास करते हैं, क्या कोई भी आपको हरास कर रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहा है हम शाणे बन जाते हैं कि ओ हमने तो फेक आईडी बना रखी है, किसी को थोड़ी ना पता चलता है, फेक आईडी सब पता चलता है भाई, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनी के पास सारा डेटा होता है, लेकिन कई बार क्या करती हैं सोशल मीडिया कंपनी, लापरवाही करती हैं, तो यहां पर उन पे भी लगाम कस दी है। ऊन्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज इंटरनेट डेटा प्रोवाइडिंग कंपनीज टू शेयर द डेटा फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। बोल दिया है साफ साफ महाराष्ट्र की सरकार ने इस बिल के अंदर में। अभी ये बिल है, पास नहीं हुआ है, मैं सिर्फ बिल के प्रावधान बता रहा हूं। तो महाराष्ट्र सरकार ने बोल दिया कि पुलिस की अगर जांच होगी तो पुलिस की जांच के अंदर में जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो, और साथ साथ में आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कंपनियां हैं, वो सबको डेटा रखना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम डेटा देने से मना कर दो, जैसे कई बार होता है, टेलीग्राम का ये रवैया है, ठीक है। टेलीग्राम जो होता है ना, वो डेटा बहुत लेट देता था, लेकिन अभी सरकार ने क्या कर दी है, नकेल कस दी है उसके ऊपर पूरी। उसके अलावा दोस्तों, पुराना जो कानून था, इससे पहले वाला जो कानून था, अभी ये कमेटी ने क्या सिफारिश दी है, जो ड्राफ्ट बिल रखा गया था उसके अंदर में एंटीसिपेटरी बिल का प्रावधान नहीं था। एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है भाई, आपको लग रहा है कि आपको किसी केस के अंदर में कोई ऐसा क्राइम है जो नॉन बेलेबल है, जो क्या है, नॉन बेलेबल, जिसमें बेल नहीं मिल सकती, तो आपको लग रहा है कि आप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के केस में, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के केस में आप अंदर जा सकते हो, ठीक है, आप जेल में बंद हो सकते हो, आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। तो आप पहले ही हाईकोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हो, पहले से ही एंटीसिपेट कर लिया आपने कि आप जेल जाने वाले हो, और उससे पहले, ठीक है, आप इससे बचने के लिए क्या करते हो दोस्तों, हाईकोर्ट में जाके पहले से, अरेस्ट होने से पहले ही आप क्या ले लेते हो, बेल ले लेते हो, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बिल। तो पहला जो ड्राफ्ट प्रपोजल हमने रखा था, जो शक्ति जो बिल हमने बनाया था, उसके अंदर में एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान था नहीं कि आपको बेल नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या कि अगर आप पे झूठा केस कर दिया तो भी आपको जेल में जाना पड़ेगा और बेल मिलेगी नहीं जब तक रहोगे। तो इससे जो झूठ वाले केस हैं उनकी में थोड़ा सा संख्या बढ़ सकती थी, इसका मिसयूज हो सकता था। इसीलिए क्या किया गया दोस्तों, इस कमेटी ने प्रावधान दिया है कि नहीं भाई, एंटीसिपेटरी बिल का प्रावधान रखते हैं। तो इसमें न्यू बिल के अंदर में, न्यू रिकमेंडेशन के अंदर में जो एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन है दोस्तों, उसको रखा है ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो फॉल्स केसेस हैं वो ज्यादा ना हो, और अगर किसी पे फॉल्स केस हुआ है तो उस व्यक्ति का शोषण ना हो, उसका बिना मतलब में उसको
उसको जेल में ना सड़ना पड़े, इसके लिए। आप मेरी बातें समझे या नहीं समझे? 4 पॉइंट मैंने बताए। पहला पॉइंट क्या कहा कमेटी ने कि भाई कैपिटल पनिशमेंट, सजा, मृत्युदंड के लिए मृत्युदंड करो रेप के लिए। दूसरा 30 डेज, 30 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जानी चाहिए। सोशल मीडिया जो कंपनी है उनको पूरा डेटा शेयर करना पड़ेगा, पुलिस की जांच में कोऑपरेट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में आपको न्यू रिकमेंडेशन कहती है कि एंटीसिपेटरी बिल का प्रावधान हम कंटिन्यू रख रहे हैं। विपुल तिवारी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग दोस्त। तो ये सारी की रिकमेंडेशन यहां पर की गई है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे गाइज? एक बार पुनः फिर से मैं तो रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। सिर्फ 320 लाइक है और 310 के आसपास बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनसे पुनः निवेदन रहेगा कि गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें और फटाफट से क्या कर दें आप दोस्तों, शेयर कर दे, ठीक है? प्लीज गाइज। ठीक है, डन। तो ये की रिकमेंडेशन है 4। अब जो की फीचर्स थे, जो बिल बना था ना, ड्राफ्ट बिल बना था, अभी बिल है, ये कानून नहीं बना है, याद रखना इस बात को। अभी ये कानून नहीं बना है, तो इस बिल के अंदर में प्रावधान क्या है? की फीचर ऑफ द शक्ति बिल, शक्ति विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली बात कह रहा है द ड्राफ्ट बिल प्रपोज टू मेक चेंजेस इन द आईपीसी। मैंने पहले बोला इंडियन पीनल कोड में बदलाव करने की बात इसने की है। क्यों की है भाई इंडियन पीनल कोड में? ठीक है, इंडियन पीनल कोड कंकरेंट लिस्ट में आता है और क्रिमिनल लॉ को आप बदल सकते हो, ठीक है? ये हमारी कौन कहता है? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है कि कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं तो आप उनमें बदलाव कर सकते हो। अगर राज्य को लगता है कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं, मतलब मेरा इससे बात बनेगी नहीं, तो वो उस कानून में बदलाव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम इस शक्ति बिल के माध्यम से इंडियन पीनल कोड को बदलेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी को बदलेंगे और जो पोस्को एक्ट है उसको बदलेंगे। तो ये बिल क्यों रखा गया था, शक्ति बिल? ताकि इन तीनों को चेंज किया जा सके, आईपीसी, सीआरपीसी और पोस्को में बदलाव किए जाएं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना? मत समझो भाई, समझो मेरी बात को। कैसे नहीं समझोगे? शक्ति बिल क्यों लेके आए गए थे? महाराष्ट्र को लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है? तो क्राइम बढ़ रहा है तो महिलाओं के खिलाफ कानून भी तो होगा ना भाई, प्रावधान भी है ना भाई। रेप है तो रेप के खिलाफ सजा भी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को लग रहा था कि दैट सजा इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू डू मोर, हमें ज्यादा करना पड़ेगा। अब ज्यादा करने के लिए या तो कानून पास करो या क्या करो दोस्तों, एग्जिस्टिंग कानूनों के अंदर संशोधन करो। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग कानून है क्रिमिनल लॉ, इनमें संशोधन किया जा सकता है, तो हमें नया कानून पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया कि एक संशोधन, एक बिल रखा, शक्ति बिल, जिसके माध्यम से उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और पोस्को एक्ट तीनों में बदलाव की पेशकश यहां पे की है। क्या ऐसा किया जा सकता है सर? हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं और कंकरेंट लिस्ट के किसी भी मुद्दे को आप चेंज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो पहला इन्होंने ये किया। दूसरा बोला द चेंजेस आर प्रपोज्ड इन एग्जिस्टिंग सेक्शन ऑफ रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक एंड चाइल्ड सेक्स अब्यूज। इन तीनों के जो सजा थी, इनमें जैसे आईपीसी में भी था, सीआरपीसी में, इनमें कुछ सेक्शन थे जिसमें रेप के खिलाफ सजा थी, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सजा थी, एसिड अटैक के खिलाफ सजा थी और चाइल्ड सेक्स अब्यूज के खिलाफ सजा। उनके अंदर में, उन प्रावधानों के अंदर में बदलाव की यहां पे पेशकश की गई थी। द बिल प्रपोज डेथ पेनल्टी, साफ साफ बोल दिया सजाएं मौत, चलते पंखे में गर्दन दे दो इन द केस ऑफ रेप, गैंग रेप, रेप बाय पर्सन इन द अथॉरिटी, aggravated sex assault of the minors and in case of acid attack when the grievous injuries is caused। तो इन सारी चीजों के अंदर में दोस्तों सजाए मौत, ठीक है? उसके अलावा सेक्शन 326 जो है आईपीसी का, एसिड अटैक से रिलेटेड है ना, उसमें भी बदलाव की बात की गई है। क्या बदलाव की गई है? सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी, इट इज अप्लाइड इन द केस ऑफ एन एसिड अटैक टू बी अमेंडेड to make provision of a minimum 15 year to maximum life imprisonment to guilty along with the monetary fine। इसमें बदलाव की बात की गई है और प्रोविजन क्या बनाएगी? एसिड अटैक वाले व्यक्ति को कम से कम 15 साल की सजा, कम से कम, और अधिकतम लाइफ इंप्रिजमेंट करो उसको, और साथ साथ में मॉनेटरी फाइन भी लगाओ।
पैसे का फाइन भी लगाओ भाई। जिस पे एसिड डाला है उसको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, पूरी जिंदगी दवाइयां चलेगी, तो उसका पैसा कौन देगा? यही देगा, ठीक है, जिसने एसिड अटैक किया है। तो ये भी बोला गया कि प्लास्टिक सर्जरी का और जो रिकंस्ट्रक्शन, फेस रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होगा, वो सबका खर्चा भी इसी को देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 326 के अंदर बदलाव की बात की गई है आईपीसी के अंदर में, कि एसिड अटैक के केस के अंदर में बदलाव की बात की गई है। मिनिमम 15 साल और अधिकतम दोस्तों लाइफ इंप्रिजमेंट जो गिल्टी आदमी उनको। तो ये बिल में प्रावधान रखे गए थे शक्ति बिल के माध्यम से। सोशल मीडिया पे भी एक जिम्मेदारी डाली गई क्या, कि सेक्शन 354E ऐड किया गया दोस्तों इसमें, जिसमें कहा गया टू इंटेंशनल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ डेंजर, कि अपना जानबूझ के आप महिलाओं के लिए खतरा पैदा कर रहे हो, आप महिलाओं को डरा रहे हो, ठीक है, इंटिमिडेशन एंड फियर टू अ वुमेन अपार्ट फ्रॉम इंसल्टिंग हर मोडेस्टी, साथ साथ आप महिलाओं को बदनाम करने का जो है प्रयास कर रहे हो, डीड और वर्ड्स आप ऐसे कुछ शब्द कह रहे हो जिसकी उसकी मोडेस्टी जो है वो खराब हो रही है, एंड ऑफेंसिव कम्युनिकेशन विल बी ऑफेंसेस विद द इंप्रिजमेंट एंड फाइन। कह रहा है कि धारा 354E नई ऐड की गई है, इसमें एक महिला के लिए खतरा, धमकी और भय की भावना पैदा करने वाले जानबूझकर कृत्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कार्य या अपमानजनक संचार संहिता शब्दों में उसकी विनम्रता का अपमान करने, ठीक है, इसमें कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान यहां पे रखा गया। मेरी बात समझे? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर एक महिला को टारगेट करते हो, ठीक है, उसकी मॉडेस्टी को आप खराब करने का प्रयास करते हो, उसकी जो है उसके लिए डर पैदा करते हो, उसको किसी प्रकार से आप हरास कर रहे हो, सोशल मीडिया आप गलत शब्द बोल रहे हो, तो महाराष्ट्र के अंदर में सेक्शन 354E ये ऐड कर दिया गया आईपीसी के अंदर में। इसके तहत आपको सजा और मॉनेटरी फाइन दोनों हो सकता है। दिस एक्ट इंक्लूड अपलोडिंग मॉर्फ्ड वीडियो ऑफ वुमेन। ये कह रहा है कि इसके अंदर महिलाओं का मॉर्फ वीडियो आपने अपलोड कर दिया, या आप उनको धमकी दे रहे हो कोई इनकी फोटो वीडियो अपलोड करने की, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, या उनको आप डिफेम कर रहे हो किसी प्रकार से, या उनको डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनकी प्राइवेसी को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो भी सजा का प्रावधान है। अर्लियर द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इन दिस रिगार्ड वाज सिंपल। इन पहले क्या था, अगर आप ये कर रहे हो ना, तो सिंपल पनिशमेंट क्या थी आपको, कि आपको 1 महीने जेल में जाना पड़ेगा और 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। लेकिन अब बात जो है बढ़ गई है। अर्लियर द पनिशमेंट इन दिस रिगार्ड वाज सिंपल पनिशमेंट अप टू 1 मंथ और अ फाइन ऑफ 5 लाख, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ द कमिटी हैज इंक्रीज द इंप्रिजमेंट अप टू 3 मंथ, और फाइन कितना होगा, 25 लाख। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात है, फिर मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, और ये अभी प्रपोज्ड है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, इट्स बिल, ये एक्ट अभी नहीं बना है। तो महाराष्ट्र के अंदर में ये बिल प्रपोज किया गया है, शक्ति बिल, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो महिलाओं के खिलाफ खतरा उत्पन्न करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मॉडेस्टी को जो है किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनकी उल्टी सीधी वीडियो या फोटो लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को पनिशमेंट जो है क्या मिलेगी, ज्यादा। पहले 1 महीने की पनिशमेंट थी 5 लाख तक का फाइन, लेकिन अब 3 महीने की पनिशमेंट और 25 लाख रुपए तक का फाइन। अब देखो ठीक है, अच्छी बात है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को आप रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली और पावरफुल बिल जो है ना, उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है दोस्तों। अपने इंडिया में ही देख लो, SC ST एक्ट जो हमने बनाया था ना, वो हमने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन आजकल उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। चाहे स्टेट हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ऐसे पावरफुल एक्ट्स का, ऐसे पावरफुल कानून का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है, और कई बार जो बेचारा निर्दोष आदमी है वो भी फंस जाता है। और इस बिल में तो ऐसे कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो हमारे लिए चिंताजनक है। सबसे पहला जो चिंताजनक प्रावधान क्या है, वो ये है कि भैया टाइम आपने सिर्फ 30 दिन का फिक्स कर रखा है। 30 दिन का मतलब बहुत जल्दबाजी में काम होगा, और जल्दबाजी में गलती की तो उम्मीद होती है ना, आदमी है भाई, ह्यूमन आर मेड फॉर एरर, ठीक है, ह्यूमन आर नॉन फॉर एरर। और आपसे अगर गलती हो गई तो उसका हर्जाना कौन भरेगा, उसको तो बेचारे को मृत्युदंड हो गया। और सजा भी आप क्या दे रहे हो दोस्तों, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड सीधा। और मृत्युदंड संविधान के अंदर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट तो काम कर रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट को हटाया जाए, और ये शक्ति बिल क्या कह रहा है कि रेप के ऊपर सीधा क्या होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट। दूसरा, टाइम जो फ्रेम कम किया गया वो, और तीसरा जो सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर जिस प्रकार का दबाव यहां बनाया गया है, वो भी एक जो हमारा एक इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसको नेगेटिवली प्रभावित करेगा, ठीक है। सो पहला, डेथ पेनल्टी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
ठीक है। डेथ पेनल्टीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा शॉर्टर टाइम फ्रेम दिक्कत की बात है, और तीसरा ऑब्लिगेशन हैज बीन प्लेस्ड ऑन द डेटा इंटरमीडिएटरीज, डेटा बिचौलियों और अभिरक्षों पर बिना किसी सुरक्षा उपायों के जांच के लिए डेटा साझा करने को बाध्यता, इससे राइट टू प्राइवेसी भी खतरे में आ सकती है हमारी। ऑब्लिगेशन हैज बीन प्लेस्ड ऑन द डेटा इंटरमीडिएटरीज, डेटा इंटरमीडिएटरीज पता है आपको दोस्तों, जो बिचौलिया का काम करते हैं, जैसे फेसबुक अपने आप को डेटा इंटरमीडिएटरीज कहता है, ठीक है। फेसबुक हो गया, उसके बाद में ट्विटर हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, एंड कस्टोडियन टू शेयर द डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी सेफगार्ड, मतलब अगर पुलिस ने मांगा तो इनको डेटा देना पड़ेगा। अब ये डेटा का बाद में मिसयूज भी हो सकता है ना, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी भी पार्लियामेंट के अंदर में बिल पेंडिंग है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, रिलेटेड सर्च में बात करें तो रिलेटेड सर्च में आपको कुछ नहीं करना, मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। पॉस्को एक्ट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एग्जैक्ट मैं डेट भी बता दूंगा अगर तुम पूछोगे तो, ठीक है। रुको मैं तुम्हें डेट भी बता देता हूं, पॉस्को के बारे में हमने कब कब बात की है। पॉस्को के बारे में मैं नंबर ऑफ टाइम बात कर चुका हूं दोस्तों। 24 नवंबर को भी बात हुई थी, ठीक है। लेटेस्ट जो बात हुई थी हमारी दोस्तों 24 नवंबर को बात हुई थी, और आज 24 दिसंबर है। 24 नवंबर को मैंने, याद करो, मैंने हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी रिलेटेड टू द ओरल सेक्स विद अ माइनर और लेसर ऑफेंसेस, ठीक है। पॉस्को के बारे में बात की थी, तो पॉस्को के बारे में आज आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना 24 नवंबर का नोट्स निकालना है और देखना है। अच्छा, टाइप ऑफ डिटेंशन, दो डिटेंशन होते हैं ना संविधान के अंदर में, दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है। एक तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन पता है आपको? टाइप ऑफ डिटेंशन संविधान का कौन सा आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्तों? 20, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर देखना, पॉलिटी लक्ष्मीकांत की किताब में जाके, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया एंड क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वैसे ये भी हमें पता ही है महिलाओं के खिलाफ किस किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपको कोई ऐसे लिखने में, आप जब ऐसे लिखोगे, ठीक है, या किसी प्रकार का जो आंसर राइटिंग है मेंस का वो करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, बस इतना करना है। प्रीलिम्स में देखो इससे कोई सवाल बनता नहीं है, पॉस्को का सवाल बनता है। शक्ति बिल से अभी सवाल इसीलिए नहीं बनता क्योंकि शक्ति बिल पहले पास तो होने दो तभी तो आएगा, नहीं बनता सवाल। हाँ, इसके कंसर्न जो है वो आपको थोड़े पता होने चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब एक सवाल मैंने दिया है, सवाल देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द पॉस्को एक्ट 2012। पॉस्को एक्ट 2012 के संबंध में मैंने 3 स्टेटमेंट दी है, इन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ो और मुझे बताओ। पहला, सेक्शन 15 ऑफ द पोस्को एक्ट 2012 डिक्लेयर विद पनिशमेंट, डील्स विद द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। सेक्शन 4 ऑफ द पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 7 ऑफ पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। आपको इनकरेक्ट को जो है वो चूज करना है इसमें से कि इनकरेक्ट कौन सा था। जल्दी बताएंगे फटाफट से, जल्दी बताओगे भाई जल्दी बताइए जल्दी गाइज। एक बार वीडियो लाइक और शेयर प्लीज यार, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे पुनः निवेदन रहेगा मेरा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यार, जल्दी से लाइक और शेयर करो वीडियो को। और साथ साथ में प्यारे बच्चों लाइक जरूर करो और शेयर भी करो, लाइक कर दो, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डी इसका सही जवाब है, ऑलरेडी हमने 24 नवंबर को यही क्वेश्चन सेम हमने किया था। सो नन ऑफ दी, तीनों बातें क्या हैं, सही हैं, इसमें तीनों बातें सही हैं। चलिए दोस्तों, मेंस स्पेसिफिक, मेंस के लिए सवाल करते हैं, ठीक है। मेंस के लिए क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन क्या है? कमेंट ऑन राइजिंग इंसिडेंट ऑफ सेक्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि किस प्रकार से भारत जैसे समाज के अंदर में, ठीक है, जहां हम इतनी सारी देवियों की पूजा करते हैं, वहां पर महिलाओं के खिलाफ, जो वेमेन के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो इतने बढ़ रहे हैं, है ना। एक तरफ तो देखो कितनी सारी देवियां हैं, हम मानते हैं ना, सबकी पूजा करते हैं, माता पार्वती, लक्ष्मी माता, और उसी समाज के अंदर में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहे हैं।
आपको बताना, इस पे कमेंट करना है, डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड व्हाट आर द वेरियस लॉज एंड सेफगार्ड अवेलेबल अगेंस्ट द सच क्राइम्स इन इंडिया। और भारत के अंदर में ऐसे क्राइम से बचने के लिए, ऐसे क्राइम को रोकने के लिए किस प्रकार के कानून है। तो सवाल दो भागों में बटा हुआ है, पहला तो ये, पहला सवाल ये है और दूसरा यहां पे है ना। तो क्वेश्चन की दो भाग हैं, ठीक है। अब आप लिखोगे कैसे, किसी भी सवाल को हम ऐसे ही लिखते हैं सर, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। 250 शब्द के अंदर लिखना है, तो मतलब 2 पेज के अंदर आप इसको मैक्सिमम लिखेंगे। मैंने बताया था ऑलवेज गो फॉर द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे जाओ, ठीक है। कीवर्ड क्या, यहां पर क्या है, यहां कोई कीवर्ड नहीं है दोस्तों, यहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट क्या है दोस्तों, वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और वो भी कौन सा क्राइम है दोस्तों, सेक्सुअल क्राइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमें कोई या तो रिपोर्ट रखनी पड़ेगी यहां पर, या हमें कोई करंट न्यूज या डेटा रखना पड़ेगा, ठीक है, या कोई डेटा रखना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के, या आप बताइए कि महिलाओं के खिलाफ जो सेक्स क्राइम है वो क्यों बढ़ रहे हैं। अब मैं इसमें स्टार्ट कर सकता हूं विद दिस शक्ति बिल, महाराष्ट्र में जो आया है, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी थोड़ी बातें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। बॉडी के अंदर हम 2 बातें करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या, कि क्या कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात हम करेंगे जो भारत के अंदर में अलग अलग कानून जो उपलब्ध हैं उनके बारे में, और कंक्लूजन में हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड, मतलब कैसे आप इन चीजों से निजात पा सकते हो। भाई इतना सारा कानून है ना, बट फिर भी क्राइम तो बढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, कहां कमी है, और कैसे आप सिचुएशन को सुधार सकते हो। इस प्रकार से आपने पूरा आंसर अपना फ्रेम करना है।